मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम सेट सी के 8वें पार्ट की शुरुआत करने वाले हैं और इसमें हम एक्सरसाइज 1C लेके आए हैं। एक्सरसाइज 1C में एक पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है ये, और इसको पूर्ण रूप से समझाना चाहता हूँ। थोड़ा टाइम दे के समझाना चाहता हूँ कि कोई ऐसी समस्या ना हो कि किसी को ये बात समझ में ना आए। सबके समझ में आने वाला है। लिखा गया है एक सेट A है x सच दैट x एक वर्ग है। तो फटाफट बिना टाइम गंवाए हम सबसे पहले यहाँ पर सेट A को लिखना चाहते हैं। सेट A को इस प्रकार से लिखेंगे, आप जानते हैं सारी। A इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग में आप जानते हैं कि सभी भुजाएं समान होती हैं। ये एक वर्ग है। ये भी क्या है? ये भी एक वर्ग है। वर्ग का मतलब स्क्वायर। छोटे बड़े ऐसे इसमें चतुर्भुज बनेंगे जिनमें कि सभी भुजाएं समान हैं और सभी कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि सभी कोण इसमें 90 डिग्री के ही होने चाहिए। अब टू सवान इस प्रकार से और भी वर्ग इसमें बनाए जा सकते हैं। तो वर्ग को आप परिभाषा भी लिख सकते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और सभी कोण 90 अंश हों, या एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और दोनों विकर्ण समान हों, ऐसे भी कह सकते हैं। उसके बाद इसका B सेट जो है, कहा गया है कि x सच दैट x। हाँ, सच दैट आपकी बुक में कई बार ऐसे लगाया गया है और कई बार ऐसे भी यूज किया गया है। तो ये भी सच दैट का निशान ही है। x सच दैट x एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज का मतलब यहाँ पर B में तो भाई हर प्रकार के चतुर्भुज आ जाएंगे। इसमें आयत भी आ जाएगा, इसमें वर्ग भी आ जाएगा, इसमें और भी कोई चतुर्भुज आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से इसे हम सम चतुर्भुज कह सकते हैं। सम चतुर्भुज का अलग से एक क्वेश्चन दिया गया है सेट। और इसमें एक ऐसे उल्टे सीधे यानी कि ये टेढ़े मेढ़े चतुर्भुज भी आ सकते हैं, बहुत सारे चतुर्भुज। यानी कि जब चतुर्भुज है तो दुनिया के सारे चतुर्भुज इसी में आ जाएंगे। और चतुर्भुज की परिभाषा आप जानते हैं, किन्हीं 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बिल्कुल कक्षा 3-4 में ये परिभाषाएं आपको बताई जाती हैं। चतुर्भुज क्या है, त्रिभुज क्या है, पंचभुज क्या है, ये सब आप जानते हैं। C पार्ट है इसका। C सेट है x सच दैट x एक सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज को यहाँ पर लिमिटेड, यानी कि यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ उसकी सीमाएं होती हैं। सम चतुर्भुज का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, बस केवल और केवल एक शर्त होती है यहाँ पर। तो सम चतुर्भुज में हम इस प्रकार की आकृति बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी सभी भुजाएं समान हैं। और मैं एक ऐसी आकृति भी बना सकता हूँ, इसमें भी आप देखें कि इसमें भी सभी भुजाएं समान हैं। और इस प्रकार से और आकृतियाँ यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। फिलहाल मेरा मकसद इन्हीं 2 प्रकार के चतुर्भुजों से पूरा हो जाएगा कि सम चतुर्भुज में केवल और केवल एक शर्त है, वो ये कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सम चतुर्भुज कहलाता है। आगे D पार्ट पे आएंगे, यानी कि इसका सेट D जो है x सच दैट x एक आयत है। आयत, आप आयत को परिभाषित करना शायद जानते हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, यानी कि ये युग्म समान हो आपस में और ये युग्म आपस में समान हो, इस प्रकार से ऐसे। या फिर आप जानते हैं कि आयत ये भी बन सकता है, आमने सामने की भुजाओं का युग्म इसमें भी समान है। लेकिन ये एक वर्ग भी हो सकता है। आप जानें
कि आयत का मतलब, हाँ, आयत की परिभाषा पूर्ण रूप से मैंने आपको नहीं बताई है। आयत की परिभाषा को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करें। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं का युग्म समान हो और दोनों डायगोनल्स का मतलब होता है विकर्ण समान हो। दोनों विकर्ण भी समान होने चाहिए और आमने सामने की भुजाएं। तो यहाँ पे अगर मैं इस डायगोनल को ड्रा करूँगा तो मैं देखूँगा कि दोनों विकर्ण समान हैं, या फिर यहाँ पे ड्रा करूँगा तब भी देखूँगा कि ये भी विकर्ण दोनों के समान हो रहे हैं। तो ऐसे समझना है इसको। अब तो आयत और वर्ग आप जान चुके हैं कि ये आयत का समुच्चय जो है x सच दैट x एक आयत है। तो आयत का मतलब यहाँ पर वर्ग और आयत दोनों ही इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब पूछा गया है कि कौन सा समुच्चय किसका उप समुच्चय होने वाला है। तो आप देखें कि a के सभी एलिमेंट्स d में हैं। इसमें जो पहला सलूशन आता है a सबसेट d, ये बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर। उसके बाद आता है यहाँ पे ये C और A सबसेट C। चूँकि आप जानते हैं कि A में ऐसी आकृतियाँ हैं जिनकी सभी भुजाएं समान हैं, लेकिन C में ऐसी आकृतियाँ हैं जिनमें समान भुजाओं वाली आकृतियों के अलावा भी कुछ आकृतियां दी गई। तो इसका मतलब A सबसेट C या A प्रॉपर सबसेट C कह सकते हैं। ये इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा, मैं देखूंगा कि ये तो इसके बारे में पूरी संबद्धता यहाँ पे डिस्कशन की जा चुकी है। A सबसेट यहाँ पे B भी है, A सबसेट C सबसे पहले मैंने दिखाया, फिर उसके बाद A सबसेट D मैंने दिखाया। अब ये भी देख रहा हूँ कि A सबसेट यहाँ पे B भी है, क्योंकि B में तो सारे चतुर्भुज आ जाते हैं, तो A तो उसमें होगा ही होगा। तो ये हो गया। इसके अलावा अब अगर मैं B से बात करूँ तो B तो सबसे बड़ा समुच्चय यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। C में मैं देख रहा हूँ कि C के सारे एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब C सबसेट यहाँ पे चौथे पार्ट में हो जाएगा, C सबसेट हो जाएगा B। उसके बाद D की बात करूँगा मैं, D की देख रहा हूँ कि D में आयत आ रहा है, आयत और वर्ग D में दोनों आ चुके हैं। तो D में B तो है ही, यानी कि इसका जो पांचवा पार्ट हो जाएगा वो है D सबसेट B। अब तो कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे सब कुछ लिखा जा चुका है, सारी चीज़ें कंप्लीट की जा चुकी हैं। 1 2 इसमें 5 पार्ट बनते हैं। इस प्रकार से 5 रिलेशन इन 4 अलग अलग सेट के माध्यम से आपको दिए गए हैं। विद्यार्थी, जो परिभाषाएं मैंने आपको बताया अलग अलग क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के बारे में, तो उन परिभाषाओं को भी विद्यार्थियों को यहाँ पे ध्यान रखना है। अन्यथा फिर आप यहाँ पर और यहाँ पर इन चीज़ों को आप गड़बड़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे समचतुर्भुज कहा गया था, तो समचतुर्भुज मैं जानता हूँ कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। तो इस तरह से यहाँ पर समचतुर्भुज में एक इस प्रकार से बना दिया गया है जिसके विकर्ण बराबर नहीं है, और एक इस प्रकार से बना दिया गया जिसके विकर्ण बराबर हैं। तो दोनों आकृतियाँ इसमें आ जाती हैं। इसको नोट कर लें। एक्सरसाइज 1C का यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा गया है। ये कहा गया है कि ट्रू है कि फॉल्स है AB प्रॉपर सबसेट ACB। तो आप जानते हैं कि ये जो इस समुच्चय में एलिमेंट्स की संख्या होनी चाहिए वो इस समुच्चय सामने वाले समुच्चय से कम होनी चाहिए, और इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। तो दोनों शर्तों को ये यहाँ पे पूरा कर रहा है, यानी कि इसके दोनों एलिमेंट्स इसमें हैं भी और इसके एलिमेंट्स की संख्या इससे कम है। तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद इसके थर्ड पार्ट को मैंने लिखा है 1 2 3 प्रॉपर सबसेट 1 3 5। यहाँ पर तो फिलहाल कोई शर्त पूरी नहीं हो रही। यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब पहली बात तो ये है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि 1 2 3 यहाँ पे 2 है भी नहीं,
यानी कि ये जो है ये फॉल्स है। 1 2 3 प्रॉपर सबसेट 1 3 5 ये फॉल्स हो गया। उसके बाद कहा गया है कि पांचवें पार्ट में ए सबसेट ये सेट के रूप में लिखा गया है, सेट ए बिलोंग्स ए बी सी। आपको मैंने सबसे पहले दिन ही ये बात बताई थी कि जब ये चिन्ह है बिलोंग्स का चिन्ह जब भी आएगा तो हमेशा इसके इस साइड में एक एलिमेंट आता है और इस साइड में एक सेट आता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फेल हो रही है, यानी कि जो इसके लेफ़्ट साइड में है वो एक सेट है, तो सेट के वजह से यहाँ पर ये कंडीशन पूरी नहीं हो सकती। तो सेट ए बिलोंग्स ए बी सी ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक में, उसमें पूछा गया है कि क्या रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय हो सकता है। उचित उपसमुच्चय की शर्त आप जानते हैं कि उससे कम एलिमेंट्स अवश्य होने चाहिए। तो रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो उससे छोटा कोई एलिमेंट्स उसके छोटा कोई सेट हो ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं कह दूं कि अगर जिनके पास 0 बैलेंस है, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, उनको सबसे छोटा आदमी माना जाएगा। हालांकि सबसे छोटे आदमी वो होते हैं जिनके पास कुछ लोन होता है, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा, वो निगेटिव में भी चले गए तो वो छोटे कहे जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक प्रतिबंध बता देता हूँ कि सबसे छोटे आदमी वो हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं, जिनकी जेब में जिनके पास 0 बैलेंस। तो ये बताइए, जैसे मेरी जेब में 0 बैलेंस है तो मुझसे छोटा कोई आदमी होगा? कभी नहीं होगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पे सेट में समझाई गई है कि क्या रिक्त समुच्चय का कोई उचित उपसमुच्चय हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आगे के क्वेश्चंस की बात करूँगा, सीधे सीधे फटाफट आपकी बुक से ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और इसमें एनसीईआरटी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं लगातार। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। मैंने आपसे बताया था कि जो बुक आप पढ़ रहे हैं इसमें एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस बुक में दिए गए हैं, तो इस बुक से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सिद्ध करो कि a = 1 4 5 6 7 8 समुच्चय b = x सच दैट x विषम संख्या का उपसमुच्चय नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं b अगर एक विषम संख्याओं का समुच्चय है तो b में आप जानते हैं कि 1 3 5 7 9 अप टू 1 आएंगे, लेकिन सेट a में 4 6 8 ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब a प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता या फिर सबसेट नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में भी सबसेट और प्रॉपर सबसेट और नॉट प्रॉपर सबसेट फिलअप करना है। तो आपको जैसे अभी मैंने बताया है उसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार से है। a = 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लिखा गया है 1 2 3 4 5। यहाँ पर 3 और 4 को भी एक सेट बनाया गया है, इसको A मान लिया जाए। 1 2 3 4 5 3 4 को भी एक सेट बनाया गया है। अब इसमें अलग अलग कई सारे पार्ट्स हैं। जैसे पहला पार्ट मैं अपनी ओर से बना रहा हूँ, 1 बिलोंग्स A, ये ट्रू है। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ इसका सेकेंड पार्ट और लिखूँगा यहाँ पे 2 5 सबसेट या फिर प्रॉपर सबसेट A, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। आप जानते हैं कि 2 5 जो है कि 2 और 5 दो एलिमेंट्स को लेने से यहाँ पर एक A का उप समुच्चय बनाया जा सकता है। इसका थर्ड पार्ट है 3 4
और यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पर A। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा निशान फिलअप किया जाएगा कि ये ट्रू हो जाए। तो बताना चाहता हूँ कि 3 4 बिलोंग्स A, ये ट्रू है। 3 4 एक सेट के रूप में है, लेकिन ये सेट जो है इस सेट A का एक एलिमेंट के रूप में है। तो यहाँ पर इस बात को समझना है आपको कि 3 4 बिलोंग्स A लिखना ही यहाँ पे ट्रू होगा। हाँ, चौथा पार्ट भी इसका लेके आता हूँ कि 3 4 अगर ये तो इस सेट के अकॉर्डिंग ये एक एलिमेंट है, लेकिन अगर मैं इसे सेट के रूप में लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से एक कर्ली ब्रैकेट अगर और लगा दिया जाएगा तो ये कहा जाएगा एक सेट हो गया और ये सबसेट या प्रॉपर सबसेट A है। प्रॉपर सबसेट लिख दीजिए या फिर सबसेट लिख दीजिए, वो तो कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को समझना है, बहुत ही स्पेशल तरीके से समझना है। आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर लिखा गया है A=5। ये एक सेट है, तो PA यानी कि A के पावर सेट को यहाँ पे लिखना है। आप समझने का प्रयास करें कि मैं आपको पूर्ण रूप से बता चुका हूँ कि PA पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट्स होते हैं। यदि समुच्चय A में n एलिमेंट्स हैं तो इसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 टू पावर n होते हैं। 2 की घात n अवयवों की संख्या होती है। यहाँ पर n की जगह पे 0 है, यानी कि कोई भी अवयव नहीं है A में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 2 टू पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। तो PA का जो आएगा, PA लिखने का जो तरीका यानी कि PA में केवल और केवल एक एलिमेंट होगा, वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऐसे। ये PA होगा। आप देख रहे हैं कि ये A5 है, तो PA का एलिमेंट इस प्रकार से ये एक एकल समुच्चय हो जाएगा। इसे हम लोग सिंगलटन सेट के नाम से जानेंगे। इसके बारे में अब कोई ऐसी समस्या नहीं। हाँ, कई बार P ऑफ PA फिर P ऑफ A, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपकी अन्य बुक्स में, डॉक्टर R.D. शर्मा की बुक्स में दिए गए हैं। कई बार विद्यार्थियों ने इस समस्या को सामने उठाया है, तो आपको भी इस क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ, पूर्ण रूप से इसको समझाना चाहता हूँ। अगर इसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जाए तो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 टू पावर 1 यानी कि 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे। सॉरी, इस PA के पावर सेट में 2 एलिमेंट हो जाएंगे, और 2 एलिमेंट कौन कौन से होंगे आप समझने का प्रयास करें। P ऑफ A, इस प्रकार से। तो P ऑफ PA यानी कि PA के पावर सेट में सबसे पहले तो रिक्त समुच्चय लिख दीजिए, और उसके बाद फिर फाई को कर्ली ब्रैकेट में इस प्रकार से, जो कि पहले से आपके पास है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 2 एलिमेंट्स हो गए। अगर फिर से एक P यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि इस P ऑफ A का पावर सेट, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अगर जानने की इच्छा होगी तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, इस 11th के फर्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स R, और कहा गया है कि x लेस देन 7 एंड x ग्रेटर देन R इक्वल टू 0। इसको हमको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, यानी कि जिस प्रकार से संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने के तरीके आपको बताए गए थे, उस प्रकार से आपको लिखना है। तो आइए दिखाता हूँ इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखा गया है और संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। दोनों तरीके यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये एक नंबर लाइन बनाई गई है, यहाँ पे इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आता है। 0 और 7 यहाँ पर केवल 2 एलिमेंट्स ही रिप्रेजेंट करने पर्याप्त होंगे आपके लिए। 0 से लेके और 7 के पहले तक, इस प्रकार से 0 से लेके 7 के पहले तक जो है कि इसके सारे एलिमेंट्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसको हम उसके फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इंटरवल के फॉर्म में, तो इस प्रकार से लिखेंगे
ए इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x बिलोंग्स, ये हो जाएगा 0 और 7, 0 पे क्लोज इंटरवल और 7 पे ओपन इंटरवल। क्योंकि जब 7 को शामिल नहीं किया गया तो 7 पे यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा और 0 पे यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। इस प्रकार से ये इंटरवल के फॉर्म में भी हो गया और ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। आपकी बुक में केवल ये बात पूछी गई है बस। आगे बढ़ेंगे और 11th के ही सेकेंड पार्ट को यहाँ पे लिखा गया है, x such that x belongs r x less than or equals to 4 and x greater than or equal to 3। इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो बड़ा आसान तरीका है, आप ध्यान दें 3 और 4 इस प्रकार से हो गया। 3 से लेके 4 तक की संख्याओं को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इस एरो का मतलब ही यही होता है कि 3 से लेके 4 तक की संख्याओं को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसको अगर हम इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें तो इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे x बिलोंग्स 3 4, 3 पे भी क्लोज इंटरवल और 4 पे भी क्लोज इंटरवल, इस प्रकार से आएगा। आगे बढ़ूंगा। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, मैं आपकी बुक से काफ़ी कुछ ज़्यादा बातें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बस आप सीखने की क्षमता और हिम्मत रखें, आप काफ़ी कुछ ज़्यादा भी सीख जाएंगे। बस आप चीज़ों को फॉलो करते चले बस। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही हैं, तो फिर आप केवल बुक से ही मतलब रख पाएंगे। बुक के अलावा अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई क्वेश्चन, जैसे हम ही आपको टेस्ट पेपर बना के दे देते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन अपनी ओर से वहाँ पे इन्वॉल्व कर देते हैं, तो आपके सामने समस्या आ जाती है कि अरे गुरुजी ये तो कहीं क्वेश्चन हमको मिला ही नहीं, कैसे सॉल्व करें। तो ऐसी समस्याओं से आपको परिचित ना होना पड़े कि आप पहले से ही ऐसी समस्याओं से फेमिलियर हैं। ये 6 12 यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। कहा गया है कि इसको जो है कि इस फॉर्म में यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका यहाँ पे है x such that x less than or equals to 12 and x greater than 6। ये हो गया इस प्रकार से लिखने का तरीका। और या फिर यहाँ पे एक बात और कह सकते हैं कि x बिलोंग्स रियल नंबर, चूँकि बिना रियल नंबर लिखे यहाँ पे बात पूरी नहीं होगी। और आपके क्वेश्चन में भी कहा गया है कि ये वास्तविक संख्याएं हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर x such that x बिलोंग्स रियल नंबर, कामा लगा के इसके इंटरवल को इस प्रकार से ब्रेक किया जाएगा। -23, और यहाँ पे है x बिलोंग्स रियल नंबर, ये पहले से मैंने लिख दिया है जैसे कि आपसे कोई भूल ना हो। तो यहाँ पर इस समुच्चय को कर्ली ब्रैकेट में, यानी कि अभी ये इंटरवल फॉर्म में लिखा गया है, इसको मुझे सेट फॉर्म में कैसे लिखना है, वो भी सेट बिल्डर फॉर्म से, यानी कि नियम विधि से कैसे लिखना है आप ध्यान दें। x such that x बिलोंग्स रियल नंबर एंड, या फिर कामा लगा लें या एंड लिख दें, सब कुछ सही है। एंड x लेस दैन 5 एंड ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू -23, ऐसे लिखा जाएगा। x such that x बिलोंग्स r एंड x ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू -23 एंड x लेस दैन 5, कर्ली ब्रैकेट में। यही सब आंसर हैं। ये सब आंसर फटाफट, इनके सब आंसर ही हैं भाई, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये सारे के सारे आंसर सही हैं इसके। तो ये एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट होती है, या फिर देख लेता हूँ बुक के सामने और कुछ अगर कुछ ऐसा बचता हो तो हम उसको देख लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 12 में 13 में घात समुच्चय की बात कही गई है। एक सेट 1, 2 है और इसके पावर सेट को लिखना है। तो पावर सेट को लिखने का तरीका मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। 13 का सेकंड पार्ट है ABC, मैं इस एग्जाम्पल को खुद ही बता चुका हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। फिर भी अगर विद्यार्थियों को कोई दिक्कत है, समझने में समस्या आ रही है, तो इसमें सेट लगातार आप पढ़ रहे हैं, आप उसमें कमेंट कर दें कि सेट आपके ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं उस चीज़ को अभी कंटिन्यू आपके वीडियो जा रहे हैं।
तो मैं सीधे सीधे आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत YouTube के माध्यम से ही बता दूंगा पूर्ण रूप से, अन्यथा फिर अगला एक्सरसाइज मैं शुरू कर दूंगा तो फिर आप पीछे पढ़ेंगे तो थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन मैं बताऊंगा ज़रूर अगर आप पूछेंगे तो। आगे है, किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं तो इसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था यहाँ पे फार्मूला, कि बताया था मैंने, लिखा तो नहीं था। 2 टू पावर n एलिमेंट्स होते हैं। अगर किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 अवयव इसके यानी कि पावर सेट में हो जाएंगे। इसको नोट कर लें। तो अभी एक क्वेश्चन और है जिस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करना चाहते हैं। आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है और 17 में पूछा गया है कि यदि a बराबर 1 3 5 एक सेट है, b बराबर 2 4 6 दूसरा सेट है और c इक्वल टू 0 2 4 6 8 ये तीसरा सेट है, तो इन सभी सेट्स का यूनिवर्सल सेट आप किसे कहेंगे। हालांकि इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्प में से हमको खोजना है, लेकिन आप ध्यान रखें कि यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से यूनिवर्सल सेट को आप लिख सकते हैं। एक ऐसा सेट यहाँ पे U कंसीडर कर लीजिए जिसमें कि सारे एलिमेंट्स हो जाएं। मैं देख रहा हूँ कि 0 1 2 3 4 5 6 8 इतने एलिमेंट्स यहाँ पे U में आवश्यक हैं, और भी इसके अलावा 8 के आगे भी एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतने यहाँ पे आवश्यक हैं। बिना इतने के काम नहीं होने वाला है, क्योंकि A, B और C के सारे एलिमेंट्स अगर इसमें होंगे तभी ये ABC का यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। तो इस तरह से ये एक चैप्टर और ये पार्ट भी आपने अभी अभी 8वां पार्ट समाप्त किया है, एक्सरसाइज C समाप्त किया है। मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले पार्ट में अगली एक्सरसाइज लेके आता हूँ। थैंक यू।